हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और हमारा पिछला वीडियो जो बना था वह मौर्य काल से रिलेटेड था, जिसमें हमने सम्राट अशोक वर्धन या अशोक महान के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे टाइटल दिखाई दे रहा होगा, मौर्योत्तर काल के बारे में। और देखिए, सम्राट अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप पहले उसको देखिएगा, तभी ये आगे वाली चीज आपको समझ में आ पाएगी बड़ी आसानी से। सम्राट अशोक वर्धन के बाद में मौर्य साम्राज्य में नेक्स्ट सम्राट बने थे उनके पहले पुत्र कुणाल, और कुणाल के बाद में नेक्स्ट सम्राट बने थे दशरथ। दशरथ के बाद में संप्रति, और संप्रति के बाद में नेक्स्ट मौर्य सम्राट बने थे शालीशुक, और शालीशुक के बाद में नेक्स्ट सम्राट बने थे देवधर्मन, और देवधर्मन के बाद में अंतिम मौर्य सम्राट नौवें सम्राट थे बृहद्रथ द्वितीय। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो अशोक हैं, उन्होंने, सम्राट अशोक ने मौर्य धर्म के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के पीछे अत्यधिक पागलपंथी दिखाई। यूं कहें तो अपना सारा खजाना खोल दिया था बौद्ध धर्म के पीछे, और साथ ही साथ कुछ भी उन्होंने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने हथियार डाल ही दिए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी चीजें मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। तो अशोक वर्धन मौर्य साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली सम्राट कहे जा सकते हैं। उसके बाद में स्थिति काफी कमजोर हुई, कुणाल सम्राट बने, कुणाल के बाद में दशरथ सम्राट बने। दशरथ के बारे में इतना आपको एक और चीज याद रखने के लिए बोल देता हूं मैं आपको, इनकी भी उपाधि देवानाम पीय दशानाम थी। देखिए, आपने ये उपाधि अशोक वर्धन के बारे में पढ़ी होगी, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करता है, वो थोड़ी चालाकी कभी कभार कर लेता है, क्योंकि सबको पता है, एग्जामिनेशन बोर्ड को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हर एक बच्चा ये अशोक की एक एक बारीकी पढ़ के आ भी सकता है। तो उसको फंसाना हो तो वो इस तरह से भी सवाल डाल सकता है कि देवानाम पीय दशानाम नाम की उपाधि किस मौर्य सम्राट की थी, और हम बड़े प्रश्न पढ़ के खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो हमें मालूम है अशोक। लेकिन ऑप्शंस में अगर अशोक ना हो तो उस समय कंडीशन खराब हो जाती है। तो अगर ऑप्शंस में दशरथ भी हो तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अशोक के अलावा नेक्स्ट मौर्य सम्राट जो दशरथ बने थे, उनकी भी उपाधि देवानाम पीय दशानाम थी। दशरथ के बाद में नेक्स्ट सम्राट बने थे संप्रति, संप्रति के बाद शालीशुक, शालीशुक के बाद देवधर्मन, और देवधर्मन के बाद में बृहद्रथ द्वितीय। कहते हैं कि 184 ईसा पूर्व के आसपास इसी बृहद्रथ द्वितीय के सेनापति थे, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने सम्राट बृहद्रथ को काट दिया था, मार दिया था। अब ऐसा क्यों किया बृहद्रथ द्वितीय को, उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्यों भरी सेना के सामने काटा, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह आपको भी शायद नजर आ गई होगी, और नजर नहीं आई तो मैं बता दूं। अशोक के बाद में सारे मौर्य सम्राट जो हैं वह बौद्ध धर्म के पीछे पागल थे, और ऐसी कंडीशन के अंदर भारतीय सम्राटों ने हथियार उठाना छोड़ दिया था, शांति की नीति अपनाई थी। लेकिन भारत की शांति को विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार छेड़ा, हमारी शांति को उठाकर ले गए वो। मेरे कहने का यहां तात्पर्य यह है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया, यहां की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया, और सम्राटों ने सिर्फ शांति 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 की बातें की। अब ऐसी कंडीशन में एक सम्राट का दायित्व सिर्फ इतना नहीं होता कि वह सिर्फ शांति फैलाए, सम्राट का दायित्व यह भी होता है कि वह जनता की रक्षा करें। लेकिन सम्राट बृहद्रथ द्वितीय जैसे सम्राट जनता की रक्षा करने की बजाय सिर्फ शांति को ही आगे बढ़ा रहे थे, बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए उन्हीं के एक कट्टर ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने अपने ही सम्राट को काट डाला। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आगे हिंदुस्तान में क्या हुआ उसके बारे में।
जिसे हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रखते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद में हिंदुस्तान में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, थोड़ा सा मैं मैप के जरिए आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं कि मौर्योत्तर काल की क्या क्या घटनाएं रही थी और क्या क्या हिंदुस्तान में हुआ था। देखिए, मौर्य साम्राज्य, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश पर्वतमाला से लगाकर वर्तमान कामरूप देश यानी असम तक फैला हुआ था। दक्षिण में केरल वाला हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य यहां से लगाकर असम तक फैला हुआ था और दक्षिण में केरल तक फैला हुआ था। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य अशोक और उसके बाद वाले सम्राटों की रणनीति की वजह से बर्बाद हो गया। मौर्योत्तर काल में यानी मौर्यों के पतन के पश्चात भारत में कौन कौन से वंश आए और किस किस वंश ने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में 3 देशी राज्य थे, देशी वंश थे, और 3 विदेशी वंश थे। अब ये देशी वंश कौन कौन से हैं? 3। देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि भरी सेना के सामने अपने ही सम्राट को पुष्यमित्र सुंग ने काट दिया, यानी भारत में एक नया वंश पनपा जिसे हम कहते हैं सुंग वंश। सुंग वंश का साम्राज्य कहां कहां था, यह इतिहासकारों के पास में इसके एविडेंस नहीं है, लेकिन संभवतः हो सकता है उत्तर भारत में सुंग वंश फैला हुआ था और सुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। जिस समय उत्तर भारत में सुंग वंश था तो दक्षिण में एक वंश था जिसका नाम था सातवाहन, तो दूसरा देशी वंश था सातवाहन। सुंग वंश के पतन के पश्चात में एक और वंश भारत में आया जिसे कण्व वंश कहते हैं। तो तीसरा देशी वंश था कण्व वंश, जो सुंग वंश के पतन के पश्चात भारत में पल्लवित हुआ। ठीक है, तो ये 3 देशी वंश थे भारत में। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए समझिए कि सुंग और कण्व इस जगह पर और सातवाहन दक्षिण भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी वंशों की। थोड़ी देर बाद में विदेशी वंशों की बात करेंगे, एक बार इन देशी वंशों की पूरी बात कर लेते हैं। सुंग वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। सुंग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, जिसने अपने ही सम्राट को भरी सेना के सामने काट दिया था। पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का उत्पीड़क भी कहा जाता है। बौद्धों को काफी तंग किया था और कहते हैं कि भारत का एकमात्र सम्राट है जिसने सर्वाधिक 7 अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्धों का एक काल था पुष्यमित्र सुंग, एक ब्राह्मण सेनापति था जिसने सम्राट की पदवी हासिल करके सुंग वंश की स्थापना की। लगभग 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र, शायद आपको पता होगा, कालिदास का एक महाकाव्य है मालवी का अग्निमित्रम, वो अग्निमित्र के ऊपर ही लिखा हुआ है। अग्निमित्र के बाद में वसुमित्र, वसुमित्र के बाद में ज्येष्ठ मित्र, फिर पुरिंद्र, फिर घोष, फिर शिव स्वांति, फिर चकोर जैसे सम्राट बने। और एक इसमें एक और सम्राट बना था काफी समय बाद में जिसका नाम था भागभद्र। इसी भागभद्र के दरबार में एक यूनानी नागरिक आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आया था जिसने विदिशा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है, विदिशा में बेसनगर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये विदिशा नरेश कहलाते थे भागभद्र। और इसी सुंग वंश के बाद में एक और ब्राह्मण वंश आया सामने जिनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी, जिसे हम पटना कहते हैं।
इस कण्व वंश में सबसे पहले सम्राट थे वासुदेव, दूसरे सम्राट थे वासुदेव के बाद में भूमिमित्र, फिर नारायण और फिर सुशर्मा। 4 सम्राट बने थे कण्व वंश में। दक्कन में अगर हम सातवाहनों की बात करें तो सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रारंभ में, वह राजधानी थी अमरावती, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी आधिकारिक रूप से घोषित की गई है। अमरावती राजधानी थी सातवाहन था गोत, जिसका संस्थापक था सिमुक। और इसी वंश में बहुत बड़े बड़े सम्राट हुए थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर, पुत्र पुलमावी, सातकर्णी थर्ड जैसे बहुत सारे सम्राट हुए थे। तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मौर्योत्तर काल में आपको इतना समझना है फिलहाल कि मौर्योत्तर काल में 3 प्रमुख वंश थे, सुंग वंश, सातवाहन वंश और कण्व वंश। कभी कभार इनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं, तो सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र, क्योंकि सुंग वंश के समाप्त होने के बाद कण्व वंश आया था। और दक्कन में एक और वंश था जिसकी राजधानी थी अमरावती। बाद में इन्होंने, हालांकि प्रारंभ में इनकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन थी, प्रतिष्ठान पैठन इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद में इनकी राजधानी और भी बदली, लतलूर हुई, जिसे हम लातूर कहते हैं, महाराष्ट्र में जो है। और इस पहले सम्राट थे सिमुक। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, वंश और उसकी राजधानियां सीधे सीधे आपको पूछी जा सकती है। एक और वंश डाल दिया, दूसरी और राजधानी, मिलान करने से रिलेटेड सीधा सा सवाल बनाया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट सवाल दिया जाता है कि प्रतिष्ठान किस राजवंश की राजधानी थी, तो आपका उत्तर होगा सातवाहन वंश। ठीक है। या फिर कभी कभार संस्थापक शासक का नाम पूछ लेते हैं, तो आपको संस्थापक शासक का नाम पता होना चाहिए। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश का संस्थापक शासक हैं सिमुक। या कभी कभार शक्तिशाली सम्राटों का नाम भी पूछ ले, तो सुंग वंश में शक्तिशाली सम्राट पुष्यमित्र सुंग ही था, और कण्व वंश में तो लगभग नॉर्मल से शासक हुए थे, इनका कोई इतिहास में विशेष जिक्र भी नहीं है। और अगर सातवाहन वंश में देखें तो सबसे शक्तिशाली सम्राट थे गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, हालांकि बातें तो करने लायक बहुत है, लेकिन हिस्ट्री अनलिमिटेड सब्जेक्ट है जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर मैं ढंग से और पूरा का पूरा पढ़ाना चाहूं तो मेरे को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। ठीक है। और इतना नॉलेज आपसे पूछा नहीं जाता। मैंने हर वीडियो में एक बात जरूर बताई है, हम सिर्फ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी यानी बेसिक जानकारी, और ये सिर्फ बेसिक जानकारी है। ठीक है। सातवाहनों ने 2 बंदरगाह बनाए थे भारत के अंदर। एक बंदरगाह का नाम था ताम्रलिप्ति और एक बंदरगाह का नाम था भृगुकच्छ। भृगुकच्छ वर्तमान में बड़ौच को कहते हैं, जो कि वर्तमान गुजरात में है, भरूच। ठीक है। और जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शायद यह वर्तमान जो वाइजैग है, विशाखापट्टनम है, शायद उसी को कहा जाता था। यह अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। खैर, ये थे भारत के अंदर 3 देसी राज्य। एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं विदेशी राज्यों की। भारत में विदेशी राज्य कौन कौन से आए और कहां कहां से आए, वो भी देख लीजिए। विदेशी आक्रमण या विदेशी राज्य को मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए चीन, यहां पे चाइना, चीन में एक वंश था
जिसका नाम था हानशू। हानशू नाम का एक वंश था चीन में, हानशू। हानशू वंश का एक सम्राट था जिसका नाम था क्षी मोई वांग। हानशू वंश का एक सम्राट था जिसका नाम था क्षी। क्षी, कहीं कहीं पे आपको शी शब्द का भी इस्तेमाल मिलेगा, क्षी मोई वांग। क्षी का एक सेनापति था जिसका नाम था पान चाओ, सेनापति था सी का। क्षी, ये क्षी वही है जिसने चीन की महान दीवार बनवाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, और चीन की महान दीवार हानशू वंश के राजाओं ने बनाई थी मंगोल आक्रमणों से और हुण आक्रमणों से बचने के लिए। ठीक है, पान चाओ नाम का सेनापति बड़ा ही खतरनाक था, खौफनाक था। उसने क्षी के बेटे जिसका नाम था तोखारी, तोखारी वैंग को वहां से खदेड़ दिया, यानी चाइना से निकाल दिया। तोखारी वैंग की दो शाखाएं, यानी दो पुत्र यूं समझ लीजिए, वो हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। तोखारी वैंग के दो शाखाएं थी, एक का नाम था तायूची और एक का नाम था यूची। तायूची शाखा को हम हिंदुस्तान में कुषाण कहते हैं और यूची शाखा को हम शक कहते हैं। यानी शक और कुषाण जो है वह चीन से भारत आए हैं। ठीक है, यानी क्षी के वंशज तोखारी और तोखारी के दो पुत्र तायूची और यूची। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तोखारी और क्षी वगैरह, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, इतना नहीं पूछेंगे आपसे। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चाइना में कुषाणों को तायूची कहा जाता है और शकों को यूची कहा जाता है। ठीक है, तायूचियों ने यानी कुषाणों ने सबसे पहले राजधानी बनाई थी, वह बनाई थी पुरुषपुर को। पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर कहलाता है, पाकिस्तान में पेशावर। बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तायूची कबायलियों का जो संस्थापक था, पहला शासक था जिसका नाम था कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस पहला संस्थापक था तायूचियों का यानी कुषाणों का। दूसरा व्यक्ति था विम कैडफिसेस, और विम कैडफिसेस का पुत्र था कनिष्क। थोड़ी देर बाद में कनिष्क को हम अलग से देख लेंगे थोड़ा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। और यूची कबायली जो है उनकी 5 शाखाएं भारत आई थी, 5 शाखाएं। पहली शाखा गई तक्षशिला में, दूसरी शाखा गई मथुरा में, तीसरी शाखा गई उज्जैन में, चौथी शाखा गई गिरनार में, और 5वीं शाखा थी नासिक में। 5 शाखाएं शकों की हिंदुस्तान में आई थी, यानी यूची कबायली जो है वह 5 शाखाओं में आकर हिंदुस्तान में रहने लगा, अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, ये थे 2 वंश जो विदेशी हैं, पहला कुषाण और दूसरा शक। ठीक है, कुषाणों का साम्राज्य कहते हैं कि वर्तमान मथुरा से लगाकर पूरा कश्मीर तक इलाका फैला हुआ था। ठीक है, और शकों की 5 शाखाएं भारत में अलग अलग इलाकों पर थी। एक गिरनार वर्तमान गुजरात में, एक नासिक वर्तमान महाराष्ट्र में, एक मथुरा वर्तमान यूपी में, एक उज्जैन वर्तमान एमपी में, और एक है तक्षशिला वर्तमान आपके पाकिस्तान में। 5 शाखाएं थी शकों की।
एक तीसरा विदेशी वंश था जिसको हम यवन कहते हैं, जिसे हम इंडो यवनीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। और यवनों की राजधानी जो थी वह थी सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। वर्तमान में सियालकोट को साकल कहा जाता है। और यवनों का पहला सम्राट था डिमेट्रियस, पहला शासक था डिमेट्रियस। दूसरा था यूक्रेटाइडिस, और यूक्रेटाइडिस का बेटा था मिनेंडर। मिनेंडर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो हम सिर्फ विदेशी वंशों में इन दो बंदों पर फोकस करते हैं, एक तो मिनेंडर पर और एक थोड़ा कनिष्क पर, क्योंकि ये चीजें आपको पूछी जाएगी। और अगर आपने मौर्योत्तर काल नहीं पढ़ा है तो आपको गुप्त काल समझ में नहीं आने वाला, जो कि इसके बाद वाला समय है, क्योंकि क्रमबद्ध इतिहास ही आपको समझने में फायदा पहुंचाता है। देखिए, यहां हम बात कर लेते हैं विदेशी और देशी वंशों की, तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं विदेशी वंशों में। विदेशी वंशों में मैंने अभी अभी कहा कि कुषाण पहला वंश, दूसरा शक और तीसरा यवन या इंडो ग्रीक, ये तीन विदेशी वंश थे भारत में अलग अलग। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है कुषाणों की राजधानी या संस्थापक या महत्वपूर्ण शासक। तो राजधानी है पुरुषपुर, संस्थापक कुजुल कैडफिसेस और महत्वपूर्ण शासक कनिष्क, जो कि तीसरा शासक था। शकों की 5 शाखाएं थी भारत में, थोड़ी शाखाएं याद कर लेना तो बढ़िया रहेगा। वैसे इतना डीप जाएगा नहीं सवाल, मुझे नहीं लगता। और यवनों की राजधानी थी सियालकोट, जिसे हम शाकल भी कहते हैं। और संस्थापक था डिमेट्रियस और महत्वपूर्ण शासक था आपका मिनेंडर। देखिए, मिनेंडर के बारे में आपको एक चीज याद रखनी बहुत अति आवश्यक है। मिनेंडर और उनके एक आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, मिलिंद पन्हों, यानी मिनेंडर के पन्हे नागसेन ने लिखी थी। इनके ऊपर लिखी गई है एक पुस्तक। खैर, इतना बारीकी से और सवाल नहीं आना है, लेकिन मिनेंडर के बारे में एक चीज जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि वो कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत का पहला व्यक्ति जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो आपका उत्तर होगा मिनेंडर ने। ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं कनिष्क की। कनिष्क के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, पहली कि इन्होंने राजधानी बनाई थी कुंडलवन। इन्हीं के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। इन्हीं के दरबार में चरक नाम के एक आयुर्वेदा शास्त्री रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी। और भी दरबारी थे, नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे। एक बात जरूर याद रखना, 78 ईस्वी में इन्होंने ही शक संवत चलवाया था। भारत में शक संवत किसने चलवाया, जिसके आधार पर तीज त्योहार चलते हैं? तो आपका उत्तर होगा कनिष्क, जो कि कुषाण वंशी सम्राट था। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं और भी कनिष्क के करने लायक, जैसे कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट भी कहलाता है कनिष्क। और इसके अलावा कनिष्क के बारे में एक और बात, इन्होंने ही सबसे पहले चीन और भारत के बीच में रेशम मार्ग खोला था। यानी आज जो चाइना और इंडिया के बीच में व्यापार होता है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं कनिष्क को जाता है। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में फिलहाल आपको इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं और वह होगी हमारी गुप्त काल के बारे में। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।